नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव अल्पाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है कि हम लोग भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए या इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर ले तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम में, पीसीएस में, आरओ एआरओ में, नेट जेआरएफ में और टीजीटी पीजीटी में जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के लिए आराम से क्वेरी करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप सावधानी पूर्वक जो है कि इस वीडियो को देखिए। इसमें सबसे पहले आज हम लोग भारतीय संविधान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको जो है कि प्रॉब्लम होती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के बाद से फिर हम लोग अपने स्टडी पर फोकस करेंगे। एक एक चैप्टर को हम लोग उठाएंगे और एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिंपल तरीके से नॉर्मल होके कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना बताया जाए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट इसमें भी इस वीडियो में दूँ और आने वाले सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो आपको मैं दूँ, ठीक है। कोई फालतू चीज़ें इसमें कोई बात नहीं की जाएगी, केवल पढ़ाई से सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी का। सबसे पहले, ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी है, ठीक है। आते हैं भारत के संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान में भारत की राज्य व्यवस्था की बात हो जाएगी और इसमें सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे। भारत का संवैधानिक विकास क्या करता है कि किस प्रकार से भारत को जो है कि अंग्रेज़ों ने संवैधानिक तरीके से स्वायत्तता देने की क्या किया था, प्रयास किया था। आपको पता ही है कि सबसे पहले 1600 का चार्टर्ड एक्ट आया था और 1600 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी, स्टेबलाइजेशन किया गया था, स्थापना की गई थी। और ब्रिटेन से जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में इसने अपने पहले व्यापारिक कोठी का क्या किया था, स्थापना किया था। देखिए, भारत को स्वतंत्रता के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो भारत को स्वतंत्रता अगर रियल मामले में देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से देखा जाए तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो एक्टों के माध्यम से मिली। किस प्रकार से एक्टों के माध्यम से मिली? अंग्रेज़ों ने भारत में नियम बनाने की क्या की प्रक्रिया को क्या किया, शुरू किया। चूँकि वो अपनी कंपनी को भारत में पूरी तरीके से फैलाना चाहते थे, कंपनी के व्यापार को पूरी तरीके से भारत में फैलाना चाहते थे और कंपनी को एक सुचारू रूप से काम करने के लिए नियम की आवश्यकता होती थी। और उसी नियम को बनाने के लिए ये संवैधानिक दृष्टिकोण से ये क्या करते थे, एक्ट लाते थे, अधिनियम लाते थे। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत को धीरे धीरे क्या मिली, स्वायत्तता मिली। और अंत में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में आया, जिसके तहत भारत को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में जो है कि सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था आपका 1600 में, ठीक है। 1600 ईस्वी में आया था पहला एक्ट, ठीक है ना। इसके बाद से 1600 के बाद से आपको पता है कि इसको बोला जाता है चार्टर्ड एक्ट, 1600 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। इसके बाद से आपको पता है 1600 के चार्टर्ड एक्ट के बाद से 1726 का चार्टर्ड एक्ट आता है। 1726 का चार्टर्ड एक्ट ठीक है। इसके बाद 1726 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट आता है वो आता है आपका 1773 का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से 1781 में रीसेटलमेंट एक्ट आता है, 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आता है, 1792 में चार्टर्ड एक्ट आता है। उसके बाद 1813 में भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट आता है। 1813 में भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट क्यों आता है, या तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट को भारत का पहला चार्टर्ड एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है कि इसी चार्टर्ड एक्ट के तहत, मतलब 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है कि
भारत में एक भारत में जो है कि पहली बार भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ कार्य करना क्या किया था, शुरू किया था। इससे पहले जो एक्ट आते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए होते थे। इसमें भारतीय लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई थी, ठीक है। ये तो एक्चुअली में ये 1833 के बाद से फिर 1813 का 33 का चार्टर एक्ट आता है, 13 के बाद से 33 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद से 1833 के बाद 1853 का आता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है ये भारत का अंतिम चार्टर एक्ट माना, भारत का नहीं, ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह क्या माना जाता है, अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। अंतिम चार्टर एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी चार्टर एक्ट के बाद से भारत में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तहत 1858 में जो चार्टर एक्ट आता है, जिसको भारत शासन अधिनियम भी बोला जाता है, उसमें महारानी जो विक्टोरिया रहती हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय व्यापारिक प्रशासन या भारतीय प्रशासन क्या कर लेती हैं, छीन लेती हैं और ब्रिटिश क्राउन के क्या कर देती हैं, अधीन कर देती हैं। ये सब जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है कि हम भारत के संवैधानिक विकास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो है कि दूसरा जो है ये इसमें बोला गया भारत के संविधान के निर्माण के इतिहास। तो भारत के संविधान का निर्माण का इतिहास आपको पता ही है कब से शुरू होता है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास जो होता है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से शुरू होता है। हालांकि पहली बार भारतीय संविधान बनाने का प्रयास जो होता है वो नेहरू रिपोर्ट के तहत भी किया जाता है। उससे पहले भी कई बार जो होता है भारतीय संविधान बनाने की मांग क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास जो है वो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर आपका उद्देशिका होगा, प्रियम्बल्स होगा। प्रियम्बल में प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना की भाषा को हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को पढ़ेंगे कि फंडामेंटल्स राइट कहाँ से लिया गया है, सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है, और उसके बाद से जो है कि संघ कहाँ से, यूनियन कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, संसदीय व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत में पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास में आ जाएगा। उद्देशिका में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान जो बनाया गया उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रहा। भारतीय संविधान आपको पता है लोकतंत्रात्मक संविधान रहा। ये जनता के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। चूँकि कोई भी संविधान जो होता है वो वहाँ की जनता के लिए ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद से सिटीजनशिप की बात करेंगे हम लोग। सिटीजनशिप यहाँ पे है, सिटीजनशिप नागरिकता। नागरिकता जो होता है ये आपके किस पार्ट में आता है, तो नागरिकता जो होता है ये आपके पार्ट सेकेंड में आ जाता है, ठीक है। नागरिकता किस में आ जाता है, पार्ट सेकेंड में आ जाता है। और आर्टिकल की जहाँ तक अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे तो ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आर्टिकल जो हो जाता है आर्टिकल 5 to 11 तक होता है, ये नागरिकता होती है, ठीक है। नागरिकता आर्टिकल 5 to 11 तक है, ठीक है। इसमें हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे कि नागरिकता के प्रकार कितने थे, कितने प्रकार से हमें नागरिकता पाई जाती है, कितने प्रकार से भारत में नागरिकता मिलती है। नागरिकता अधिनियम कब बना, तो नागरिकता अधिनियम आपको पता ही 1955 में बना। कितने आधार से हमको नागरिकता मिल सकती है, तो आपको पता ही है कि नागरिकता जो है कि 5 आधारों से मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद से कब कब इसमें संशोधन किया गया, ये सारा जो डिस्कशन होगा ये हमारा नागरिकता जब सिटीजनशिप हम पढ़ाएंगे यानी पार्ट सेकेंड जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद से मौलिक अधिकार देख लेते हैं, फंडामेंटल्स राइट देख लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों की जब बात हो जाएगी, फंडामेंटल्स राइट की बात होगी, तो फंडामेंटल्स राइट जो है कि मौलिक अधिकार जो है इसकी जब बात होगी तो फंडामेंटल्स राइट जो है वो आपका आ जाता है पार्ट थर्ड में, ठीक है ना, पार्ट थर्ड में आ जाता है। और आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल जो हो जाएगा ये 12 to 35 तक आ जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में हम लोग फंडामेंटल्स राइट पढ़ते हैं। हमको पता है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकारों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या किया गया, लिया गया, ठीक है ना। देखिए संविधान की जो विस्तृत जो व्याख्या हुई है वो यूएसए के संविधान से ही क्या किया गया है, क्योंकि
भारत का संविधान भी लिखित रहा और यूएसए का भी संविधान क्या क्या लिखित रहा। यानी लिखित संविधान की अवधारणा जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। लेकिन आपको पता है कि विश्व में सबसे पहली बार संविधान बनाने का जो प्रयास किया वो किसने किया, ब्रिटेन ने किया, इंग्लैंड ने किया। इसलिए ब्रिटेन को जो है कि विश्व संविधान की क्या बोला गया है, जननी बोला गया है, मदर बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मदर है वो कौन है, ब्रिटेन है। यानी कि संविधान बनाने का प्रक्रिया जो है कि विश्व में अगर किसी देश ने सबसे पहले शुरू किया तो ब्रिटेन ने शुरू किया। हालांकि ब्रिटेन का संविधान क्या रहा, मौखिक रहा, लेकिन हमारा संविधान क्या है, लिखित है। लिखित अवधारणा जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया। हमारे संविधान की दोस्तों क्या विशेषता है, तो हमारे संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये विश्व का सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान रहा। ठीक है, इसके बारे में जो होगी डिस्कशन हो जाएगा। फंडामेंटल्स राइट की बात करेंगे तो ये पार्ट 3 में आ जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेके, ठीक है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उपबंध है या इसके बारे में क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। आपको पता है कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे। तो स्वतंत्र जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो कितने प्रकार के थे, 7 प्रकार के थे। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान समय में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान समय की जगह अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया है। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। किस आर्टिकल के तहत निकाला गया है, और किस एमेंडमेंट के तहत निकाला गया है, तो 44th एमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार क्या कर दिया गया, एक प्रकार से विधिक अधिकार क्या कर दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में फंडामेंटल्स राइट के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि फंडामेंटल्स राइट है क्या, मौलिक अधिकार है क्या, और मौलिक अधिकारों की आवश्यकता किसी मूल्य व्यक्ति को या किसी भारत के नागरिकों को क्यों होती है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। इसके बाद से फिर हम लोग स्टेट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। स्टेट प्रिंसिपल की बात करेंगे तो स्टेट प्रिंसिपल यानी राज्य के नीति ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो इसकी बात जो हो जाएगी ये आपका हो जाएगा पार्ट किस में आ जाएगा, तो 4th में आ जाएगा। ठीक है ना, पार्ट 4th में आएगा। पार्ट 4th में जो है कि हम लोग अगर बात करेंगे तो आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक होगा। ठीक है ना, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक हो जाएगा। और आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहाँ से लिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से क्या कर लिया गया है, इसको लिया गया है। ठीक है ना, पूरे विश्व में डायरेक्टिव प्रिंसिपल 2 ही देश में है, एक आयरलैंड में है और एक आपका कहाँ है पर है, भारत में है। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात हो गई। राज्य के नीति निषेधक तत्वों के बाद से इसी में जो है कि आर्टिकल 51 में, ठीक है, आर्टिकल 51 की जब अगर बात हो जाएगी तो आर्टिकल 51 में 51 आर्टिकल 51 के ए की बात हम लोग करेंगे तो आर्टिकल 51 का ए का बात करेंगे तो ये फंडामेंटल्स ड्यूटी होती है, मौलिक अधिकार होती है। और ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट किस में आ जाएगा, ये आपका पार्ट जो है ये 4th ए में आ जाएगा। ठीक है ना, 4th ए में आ जाएगा पार्ट मौलिक कर्तव्य। जब देखिए ए का मतलब है कि इसकी जो व्याख्या थी या इसका जो चीज़ें थी ये मूल संविधान में नहीं था। इसके बारे में जो उपबंध किए गए थे उनका उपबंध मूल संविधान में नहीं था। यानी कि जो 26 जनवरी जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं था। आपको पता है कि एक एमेंडमेंट हुआ था, 42nd एमेंडमेंट हुआ था। ठीक है ना,
42वां संविधान संशोधन हुआ था, ABD एमेंडमेंट हुआ था। ठीक है ना। फंडामेंटल्स राइट की बात हो रही थी, तो ये किस में है, तो आपको पता ही है कि अभी लिखे थे ही पार्ट, ये किस में आ जाएगा, 4th A में आ जाएगा। और आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल जो हो जाएगा ये आपका किस में हो जाएगा, 51 के A में हो जाएगा। ठीक है ना, 51 के A में रहेगा ये आर्टिकल। आपको पता ही है कि फंडामेंटल्स ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्यों को का उल्लेख जो था वो मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, बना था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जोड़ा गया। 1976 में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। और इसके साथ कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 10 मौलिक कर्तव्यों को, इन मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था, तो सोवियत संघ ऑफ रूस से लिया गया था। सोवियत संघ ऑफ रूस से लिया गया था। ठीक है ना, जिसको उस समय क्या बोला जाता था, USSR बोला जाता था। ठीक है ना। परीक्षा जो अभी रिसेंटली टेट का पेपर हुआ था उसमें सीधे सीधे यही पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था, तो पूरा नाम ना देकर केवल क्या दिया था, USSR दिया था। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन में कि कहाँ है, रूस ढूंढते रहे, लेकिन रूस मिला ही नहीं। तो USSR को ही क्या बोला गया था, रूस हो गया था, रूस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ फंडामेंटल्स ड्यूटी मौलिक कर्तव्य, लेकिन आपको पता है कि वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, सन 2002 के तहत क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जो चर्चा होगी वो हम लोग करेंगे अपने, जब हम पास सिलेबस पढ़ाएंगे, जब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे फंडामेंटल्स ड्यूटी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य है क्या और इसका क्या उपयोग है या इसको किसको निभाना चाहिए। तो एक बेसिकली आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, तो नागरिकों के लिए बनाए गए हैं और नागरिकों को इसका क्या करना है, पालन करना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें संविधान संशोधन की बात कर लें, संविधान संशोधन जो है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना। इसमें से एक संविधान संशोधन हर पेपर में क्या किया था, पूछा जाता है। संविधान संशोधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पूरी तरीके से क्या करना है, तैयार कर लेना है। संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है बात आएगी आपकी पार्ट 18 में आ जाएगा। ठीक है ना। संविधान संशोधन पार्ट 18 में नहीं आएगा, पार्ट 20 में आ जाएगा, पार्ट भाग 20 में आ जाएगा। और भाग 20 की जब हम बात करेंगे तो भाग 20 में जो है आर्टिकल कितना हो जाएगा, ये 368 में आ जाएगा संविधान संशोधन। आपको पता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या किया गया, लिया गया है। और अभी वर्तमान समय तक 105 एमेंडमेंट यानी 105 संविधान संशोधन क्या हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होंगे, इनफैक्ट सारे संविधान संशोधन को हम लोग संविधान संशोधन के चैप्टर में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें से जो होता है हर एग्ज़ाम में दोस्तों, हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए जब भी संविधान संशोधन जब भी पढ़ें तो एकदम आराम से एकाग्रचित होकर पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन चीज़ें हैं। संविधान संशोधन में आपको याद रखना है, डेट याद रखना है, किस वर्ष हुआ संविधान संशोधन और किस विषय पर हुआ, बस इतना ही याद कर लेंगे, आपके MCQ क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अगर हम लोग देख लें तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये संबंधित किससे हो जाएगा, तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत जो हैगा संबंधित हो जाएगा आपका संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया। किसके किसके बीच में बंटवारा किया गया है, संघ और राज्य के बीच। ठीक है ना,
संघ और राज्य के बीच क्या किया गया, कुछ विषयों को, कुछ शक्तियों को क्या बांटा गया कि ये बोला गया कि संघ के पास विषय रहेंगे और कुछ विषय क्या रहेंगे, राज्य के पास रहेंगे। इन शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है, पृथककरण किया गया, बंटवारा किया गया है, जिसकी बात हम किस में करेंगे, शक्तियों के पृथककरण में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद से बात होगी संघ की, बात हो जाएगी। यूनियन देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। यूनियन की जब भी हम लोग बात करेंगे, संविधान यूनियन की जब भी हम लोग सब बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, तो संघ जो होता है ये आपका पार्ट किस में आ जाता है, तो ये पार्ट आपका 5th में आ जाता है। ठीक है ना, किस में आ जाता है, पार्ट 5th में आ जाता है। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो होगा ये आपका कितने से कितने तक हो जाएगा, तो 52 से लेकर 151 तक होगा। कितने तक होगा, तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक में जो हम लोग क्या बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे। अब यूनियन में संघ में सबसे पहले कौन आता है, तो संघ में सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, जो क्या होता है, प्रधान होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में होगा, तो आर्टिकल 52 में होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे सेकंड मोस्ट व्यक्ति की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, तो वो कौन है, उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये आर्टिकल किस में आ जाएगा, 63 में आ जाएगा। मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, यहाँ पर लिख देना है आर्टिकल, ठीक है ना। और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, ठीक है, मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद जो हो जाएगा ये आर्टिकल 74 में आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल किस में आ जाएगा, तो आर्टिकल 74 में आ जाएगा। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है, इन दोनों को इंक्लूड करके जो होता है मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद से प्रधानमंत्री की बात कर लें, तो प्रधानमंत्री जो होता है ये किस आर्टिकल में आता है, आप लोगों को पता ही है। प्रधानमंत्री जो हो जाएगा ये आपका 75 में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद से महान्यायवादी की बात हो जाएगी, तो ये आर्टिकल किस में आ जाएगा, 76 में। महान्यायवादी कौन होता है, तो महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का विधिक क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, तो ये जो संघ के जो मुद्दे होते हैं उनको न्यायालय में क्या करता है, रखता है, या संघ के विरुद्ध जो मुकदमे न्यायालय में प्रतिस्थापित होते हैं उसके विरुद्ध जो होता है कार्रवाई जो होता है, या जो दलीलें होती हैं, जो बातें होती हैं, सरकार की तरफ से कौन करता है, महान्यायवादी करता है। तो ये आर्टिकल किस में आ जाएगा, आर्टिकल 76 में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बात हो जाए, आगे चलते हैं, आगे देखिए संसद की बात हो जाए, पार्लियामेंट की बात हो जाए। ठीक है ना, आपको पता है कि भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कितने प्रकार के, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना, देखिए तो संसद के बारे में जान जाते हैं, पार्लियामेंट की बात जान जाते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट हो जाएगा, संसद हो जाएगा, इसका अगर हम लोग आर्टिकल देखेंगे तो ये आर्टिकल किस में आ जाएगा, 79 में आ जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। और 79 के बाद से हम लोगों को पता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक होता है लोकसभा, ठीक है ना, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है आपका प्रेसिडेंट होता है। अब आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आपको आर्टिकल 52 में पता ही है कि प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, और तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, संसद बनता है। यहाँ तक हम लोग यूनियन की बात करेंगे, यहाँ तक में कंप्लीट 152 से लेके 151 तक की क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी। और उसके बाद जो अगला पार्ट आता है, ठीक है ना, अगला जो पार्ट आता है वो क्या है आपका, अगला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राज्य हो जाएगा। और राज्य की जब हम बात करेंगे तो राज्य की बात जो हो जाएगी वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक हो जाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक में हम राज्य की बात करेंगे। अब राज्य में क्या क्या बात करेंगे, तो हम पहले राज्यपाल की बात करेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे। राज्यपाल के बाद से क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य
ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। राज्य की बात कर लेंगे तो ये राज्य जो हो जाएगा वो किस आर्टिकल में आ जाएगा, तो राज्य जो है आर्टिकल आपका 152 से लेकर 237 तक आ जाएगा। अब राज्य में कौन कौन से हैं, तो जैसे संघ में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति को, वैसे राज्य में हम लोग किसको पढ़ेंगे, राज्यपाल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। राज्यपाल के बाद से राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। राज्य की मंत्री परिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। राज्य की मंत्री परिषद के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, है ना। मुख्यमंत्री के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, ठीक है ना। और विधानसभा के बाद से विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक है ना। विधान परिषद पढ़ेंगे और विधान परिषद, इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, राज्य की विधानमंडल बन जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। विधानमंडल के बाद से फिर हम लोग राज्य में आ जाएंगे, तो जहाँ महान्यायवादी होता है यहाँ पर क्या होगा, महाअधिवक्ता होगा, ठीक है ना। महाअधिवक्ता की बात हो जाएगी और महाअधिवक्ता किस आर्टिकल में आ जाएगा, 165 में आ जाएगा। देखिए 76 का है, 76 में आपका क्या है, महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर 76 यहाँ पर है, 76 में अगर एक कॉमन ले लीजिए और फिर एक 7 में से घटा दीजिए 6 और फिर एक इसमें से 6 में से घटा दीजिए तो 5, 165 आ जाएगा। और 165 में हम लोग बात करेंगे किसकी, ये महान्यायवादी की बात हो गई, तो 165 में हम किसकी बात करेंगे, महाअधिवक्ता की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग न्यायपालिका की बात करेंगे। न्यायपालिका में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो पहले सबसे पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट संघ की न्यायपालिका हो जाएगी। उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जनहित याचिका PIL क्या होते हैं, इसके बारे में क्या हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद से आगे देख लेते हैं, संघ राज्य संबंध भी देखने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद से वित्त आयोग देखेंगे। वित्त आयोग किस आर्टिकल में आ जाएगा, वित्त आयोग जो है कि आर्टिकल 280 में आ जाएगा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग आ जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान वित्त आयोग कौन है, तो NK सिंह जो है कि वर्तमान के क्या है, वित्त आयोग है, ठीक है। इसके बाद लोक सेवाएं देख लेंगे। लोक सेवाएं क्या होते हैं, लोक जो है कि इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो ये आर्टिकल 314 में आता है, 314 में आता है। लोक सेवाएं क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा 314 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग क्या होता है, ये आर्टिकल किस में आ जाता है, निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल जो हो जाता है, ये आर्टिकल 324 में आता है निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग के बाद महालेखा परीक्षक आ जाता है, CAG कैग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और कैग का उल्लेख जो है कि वह किस में है, 148 में है, अनुच्छेद 148 में कैग की क्या की गई है, परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो हो गए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत से चैप्टर हैं लेकिन ये मुख्य रूप से ये आपका सिलेबस है इसलिए इसको बताया जा रहा है। इसके बाद महत्वपूर्ण भाग महत्वपूर्ण क्या, भाग जो है कि ये 22 पार्ट जो है वो सब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए 22 पार्ट है, अगर गणना की दृष्टि से बात करें, ठीक है ना, हालांकि किसी किताब में नहीं लिखता है लेकिन गणना की दृष्टि से देखेंगे तो पार्टों की संख्या कितनी है, 25 है ना, 25 भाग हैं। एक गणना की दृष्टि है, संविधान के बियर एक्ट या मूल संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि संविधान की पार्ट की संख्या 25 है, लेकिन अगर गणना किया जाए, गिनती किया जाए तो गिनती करने से पार्टों की संख्या कितनी, 25 है, लेकिन मूल संविधान में भाग कितने हैं, 22 ही भाग है। तो 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे। सब भाग इंपॉर्टेंट है, कोई भाग इसमें छोड़ने लायक नहीं है और ये आराम से याद हो जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात और, ये महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन आ जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था कि बताइए भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है।
भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं ये भाग से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, इसलिए भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भाग को पूरा क्या करना है, आराम से याद कर लेना है। भाग याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, एक सीक्वेंस से हम लोग क्या करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। 1 से लेके 5 तक या 6 तक, 7 तक, 8 तक या 7 तक, 7 में तो कुछ नहीं है, खैर 8, 9, 10 तक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। बस ये रहे कि जो भी आप लोग पढ़िए वो पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे एकाग्रचित से पढ़िए, ठीक है ना, ताकि आपका समय बेवजह व्यर्थ ना हो किसी भी जगह पर। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताई जाएंगी जो कि आपको क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। घर में खाली समय है, बैठे हैं तो वीडियो देख लें, वीडियो देख के उसमें कुछ सीख लें। देखिए पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है या पढ़ाई जो है, आपका स्टडी लेवल है, अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो रेगुलर वे से पढ़ाई होनी चाहिए। चाहे आप 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर वे से पढ़िए। कभी भी उस रेगुलरिटी को ब्रेक मत दीजिए। शिक्षा को या एजुकेशन को या फिर प्रिपरेशन को अपनी हैबिट बना लीजिए, आदत बना लीजिए। देखिए कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं, डिस्कशन करते हैं। महत्वपूर्ण अनुसूची, अनुसूचियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। अनुसूचियाँ कितनी हैं तो आपको पता है कि अनुसूचियों की अगर हम बात कर लें तो अनुसूचियाँ कितनी हैं, वर्तमान समय में 12 है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी ना, कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है, तो वर्तमान समय में वर्तमान समय की अगर हम लोग बात कर लें तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। इसके बाद से महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे लास्ट में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे और अनुच्छेद याद हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुच्छेदों के बारे में बता दूं कि जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं जो कि आपको याद ही होने चाहिए, एकदम किसी भी हालात में याद होने चाहिए, तो वो आपका 12 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल हैं या 51A तक के जो आर्टिकल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको पता है केवल 2 ही पार्ट आता है, एक आता है आपका पार्ट 3, ठीक है, और एक आता है आपका पार्ट 4। ये दोनों अगर आप पार्ट तैयार कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से गारंटी लेके 101% ये बोल सकता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आ जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल्स राइट्स, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर मौलिक अधिकारों से नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है तो राज्य के नीति निषेध तत्वों से तो ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा। तो प्लीज़ गाइस क्या कीजिएगा, 12 से लेके 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उसको रट मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। रट नहीं सकते समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो रट लीजिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो कठिन हो। आप रट लेंगे तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे। लगभग पूरे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 100 या 150 के अप्रॉक्सीमेट या 150-200 के अप्रॉक्सीमेट अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। सारे अनुच्छेदों को क्रमबद्ध तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। बस आप लोग आराम से, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करके, टेंशन ना लेके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बाद में हम एमसीक्यू भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी आपका क्या कर दिया जाएगा, रिवीजन करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा भारतीय संविधान का सिलेबस रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस रहा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन आने वाले हैं। हो सकता है कि
थर्सडे से यानी गुरुवार से बृहस्पतिवार से मैं रोज़ 8 बजे से 10 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उस क्लास को जुड़ें, क्योंकि वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। समय है 1-1.5-2 घंटा अपना समय निकाल लीजिएगा और क्लास में जुड़िएगा। जो भी दिक्कत परेशानी जो भी चीज़ें होंगी उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस परेशानी को दूर करने का क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट, नमस्कार।